हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर या फिर मैथमेटिकल मेथड। इस चैप्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसको हम कैसे उसकी डायरेक्शन बताते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी। आप सबको मालूम है अनअकैडमी जो है वो इंडिया टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो कोई, तो उसमें आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उनके वीडियोस को आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। बाद में आप वो एजुकेटर्स के साथ में लाइव डिस्कशन कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेरी सॉल्विंग सेशंस आपके रखे जाएंगे, बाद में टेस्ट आपकी रखी जाएगी, लाइव डिस्कशन आप कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, नोट्स आपको दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और मेरा कोड VKR यूज़ करते हो तो आपको उस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल सकता है। अनअकैडमी के जो एडवांटेजेस है और जो उसके बेनिफिट्स है वो मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कोड VKR यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया अनअकैडमी के बारे में। आज हम शुरू करते हैं अपना वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट देखा था। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। देखो क्या था, हमने पढ़ा है कि अगर कोई स्केलर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है स्केलर। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का झंझट होता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद में हमने जब देखा कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हमें मिलती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल क्या है, तो सिंपल है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनका प्रोडक्ट करो आपको मिलता है फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या है, स्केलर वेक्टर मिलेगा क्या, वेक्टर। सही है, ये तो हो गया सिंपल सा। लेकिन जब दो वेक्टर को हम एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तो तब दो चीजें होती है। अगर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर करते हैं तो हो सकता है कभी आंसर स्केलर आए, और वापस वेक्टर इंटू अगर वेक्टर करते हैं तो हो सकता है आंसर वेक्टर आए। तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज है ना, इन दो पॉसिबिलिटीज की वजह से वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप में बटा हुआ है। एक टाइप है स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो डॉट प्रोडक्ट आराम से और पूरा थोरोली उसका स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर इंटू वेक्टर जब करते हैं तो आंसर आपको क्या आता है, वेक्टर आता है। सही है, डॉट प्रोडक्ट का आपने क्या पढ़ा था, एक वेक्टर है A बार, दूसरा वेक्टर है B बार, उन दोनों के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट है तो आने वाली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है और उसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वो दिखाया जाता है यार, और हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, AB cos थीटा, वेयर A is magnitude of first vector मतलब A vector, B is magnitude of second vector मतलब B vector, और थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। A बार और B बार के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा। सही है, यहाँ पे कोई वेक्टर का झंझट नहीं था। हमने इसका एग्जांपल देखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। सही है, आज हमें देखना है वेक्टर प्रोडक्ट, एकदम थोरो इसका स्टडी करना है। ठीक है, चाहो तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके डेफिनेशन से या इसके फॉर्मूले से। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो पहला है उसका वेक्टर प्रोडक्ट का, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस क्यों, तो क्रॉस साइन यूज होता है उसके लिए, कोई बड़ा रीजन नहीं है उसका। अगर मान लो कोई वेक्टर है A बार और दूसरा वेक्टर है B बार,
इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आने वाली क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आने वाली क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अगर है तो हमें मिलेगा थर्ड वेक्टर, मान लो सी बार। ठीक है, दो वेक्टर का जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो तीसरी क्वांटिटी जो मिलेगी हमें वो भी क्या होगी, वेक्टर ही होगी। ठीक है, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि आंसर में क्या आया है, आंसर में वेक्टर आया है। सही है, तो ये सी बार कैसा होगा लेकिन, तो सी बार होगा आपका, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे पहले और उसके बाद में उसकी डायरेक्शन। तो सी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो दो है ना वेक्टर, ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। ए बार का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी बार का मैग्नीट्यूड बी होगा, और साइन थीटा क्या होगा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए बार वेक्टर एंड बी बार वेक्टर। लेकिन ए देखो, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, मतलब नंबर से लो, साइन थीटा भी क्या आएगा, नंबर ही आएगा। इतनी क्वांटिटी आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रही है, आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन दिखाने के लिए एक स्पेशल वेक्टर यूज होता है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सही है, हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर का जो यूज है वो सिर्फ एक ही है कि ये भाई सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होने के कारण वो जिस भी वेक्टर के साथ या फिर जिस भी मैग्नीट्यूड के साथ अपन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो यूनिट वेक्टर क्या बताने लग जाता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन बताने लग जाता है। यूनिट वेक्टर का काम ही यही है कि वो क्या बताए, डायरेक्शन बताए। सही है, अगर किसी वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं ना, मान लो कोई m वेक्टर है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसको सेपरेट कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड में, तो ये सबसे पहले मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया और बाद में मैग्नीट्यूड और ये बाद में हो गया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने का काम करता है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट देख रहे थे तो ए बी कॉस थीटा लिख के छोड़ देते थे। क्यों, क्योंकि वो क्या था, स्केलर। स्केलर में हमको सिर्फ नंबर चाहिए, ए बी कॉस थीटा नंबर होता था पूरा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वांटिटी कौन सी है, थर्ड क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है उसका प्रॉपर डेफिनेशन। सही है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is the third vector, is the third vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of both the vector, magnitudes of both the vectors and sine of angle theta between them, sine of angle theta between them। थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो डेफिनेशन कैसे बनती है, the vector product or cross product of the two vector is the third vector whose magnitude is the product of magnitudes of both the vectors and sine of angle theta between them। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय। अभी ये जो डायरेक्शन है, ये जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन बताने का काम कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन होगी कैसी, तो ये जो डायरेक्शन बताने का काम होगा, ये डायरेक्शन कौन सा रूल बताएगा, ये बताएगा राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल, इसमें क्या आएगा, स्क्रू आएगा। सही है, तो देखते हैं कि डायरेक्शन जो थर्ड वेक्टर आएगा ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, स्क्रू क्या बोलता है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये है ए बार, ये है बी बार, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये समझने में आसानी होगा। स्क्रू आप सबने देखा होगा, ठीक है, जिसको टेस्टर से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी इसमें वुड हो या किसी में भी हम कर उसको डाल सकते हैं। स्क्रू को अगर हम राइट करेंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, स्क्रू को अगर हम ऐसे घुमाएंगे लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा, क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। वो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है, मान लो दो वेक्टर है, एक है ए बार और बी बार, इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करा तो अपने को थर्ड वेक्टर मिलेगा। वो थर्ड वेक्टर क्या होगा, वो होगा सी बार। तो सी बार की डायरेक्शन कैसे होगी, तो हमेशा
कंपल्सरी ये बात समझ लो कि सी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार ऑलवेज, एज वेल एज सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार ऑलवेज। जो थर्ड वेक्टर है वो थर्ड वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर होगा, साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर होगा। सही है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हमारा सी बार जो है वो सी बार परपेंडिकुलर है। अभी परपेंडिकुलर दो तरह से होता है, एक ऐसा परपेंडिकुलर होगा ऐसे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये होता है जेड एक्सिस। सही है, तो ये जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो सी बार होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस। लेकिन एक्सिस में भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारा ये जो सी बार का डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है, ये हमको पता है किससे कि ये परपेंडिकुलर होता है। थर्ड वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन कौन से डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव, वो हमको मालूम नहीं है। तो उसके लिए ये रूल बना है, राइट हैंड स्क्रू रूल। इमेजिन करो कि एक स्क्रू है जिसको अपने यहाँ पे रखा है ऐसे, सही है, ऐसे रखा है। और पहले इसका देखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार। अभी ध्यान से देखना, पहले कौन सा वेक्टर है, ए बार, बाद में कौन सा है, बी बार। इसका मतलब क्या है, पहले जो वेक्टर लिखा है वहां से दूसरा जो वेक्टर लिखा है दूसरे वेक्टर तक हमको जाना है। सही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए बार से लेके मैं बी बार जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा मतलब ऐसे जाऊंगा, ऐसे जा रहा हूं मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। ठीक है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रू रखेंगे। सही है, उस स्क्रू को हम कैसे रोटेट कराएंगे, स्क्रू को हम अभी कैसे जाना है हमको, ए बार से बी बार, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही स्क्रू रोटेट होगा ऐसे घूम रहा है स्क्रू भी। स्क्रू जब ऐसा घूमता है तो स्क्रू बाहर आता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। और हमने पढ़ा है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, आउटवर्ड डायरेक्शन इस तरह से बताई जाती है और इनवर्ड डायरेक्शन इस तरह से। तो अभी जब ए बार क्रॉस बी बार होगा तो डायरेक्शन कैसी होगी सी बार की, आउटवर्ड होगी। सही है, फिर से ए बार से लेके बी बार स्क्रू रखा मैंने और टेस्टर डाल दिया इसके अंदर और ऐसा घुमा रहा हूँ, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो स्क्रू बाहर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी आएगी, मतलब बाहर वाली हो जाएगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस वाली हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार, तो अभी क्या हो जाएगा, पहले मुझे बी बार पे जाना पड़ेगा, बी बार से मैं ए बार तक आऊंगा, बी बार से मैं ए बार तक आऊंगा। वापस स्क्रू रखते हैं, चलो कहां से कहां तक जाएंगे हम, बी बार से लेके ए बार तक। बी बार से लेके ए बार तक जाएंगे तो मेरे को ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, टेस्टर डाल दिया, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं। क्लॉकवाइज जैसे भी घुमाऊंगा स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन इस तरह से। तो अगर ऐसा हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है इस तरह से। ये क्रॉस वाला जो होता है ना, इट इज फॉर इनवर्ड, और ये जो डॉट दिख रहा है इट इज फॉर आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कि इस केस में डायरेक्शन होगी आउटवर्ड और इस केस में डायरेक्शन होगी इनवर्ड। सही है, तो देखो क्या है, हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। क्या वही बात हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बता सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं। सही है, ये जो था हमारा डॉट प्रोडक्ट वो क्या था, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या था, नंबर, इसका आंसर भी क्या था, नंबर। ठीक है, नंबर की बात करें तो ये दोनों नंबर सेम आएंगे, लेकिन जैसे ही हम डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले केस में जो डायरेक्शन थी, इस केस में डायरेक्शन थी आउटवर्ड और इस केस में राइट हैंड स्क्रू के हिसाब से डायरेक्शन थी इनवर्ड। सही है, आउटवर्ड डायरेक्शन और इनवर्ड डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सही है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर हमें लिखना है तो हम कहते मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, ऐसे प्रोडक्ट लेने से या ऐसा प्रोडक्ट लेने से, मैग्नीट्यूड में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, देखो ए बार क्रॉस बी बार करो
या बी बार क्रॉस ए बार करो, ये ए बी साइन थीटा वाले में जरूर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए बार का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी बार का मैग्नीट्यूड बी होगा, दोनों भी नंबर है। इधर उधर करने से एंगल तो कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा करेंगे फिर भी एंगल 90 था, ऐसा करेंगे फिर भी एंगल 90 था, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन एंगल में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये तो ए बार का मैग्नीट्यूड ए है, बी बार का मैग्नीट्यूड बी है, वो भी नंबर है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, तुम चाहे प्रोडक्ट ऐसा करो या प्रोडक्ट ऐसा करो, मैग्नीट्यूड पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम ऐसा प्रोडक्ट करते हो और मान लो डायरेक्शन ऊपर मिली, ठीक है, इतना लेंथ इतना है, और अगर तुम बाद में ऐसा प्रोडक्ट करते हो सेम दो वेक्टर्स के बीच का, तो आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा। लेंथ सेम होगी, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखो एग्जैक्ट अपोजिट है, सही है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो, सॉरी, ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। अभी नॉट इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है ना। अगर दो वेक्टर को इक्वल बताना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसको मैं बोल देता हूँ C1 बार, इसको मैं बोल देता हूँ C2 बार। C1 बार और C2 बार का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको इक्वल नहीं बता सकते, इनको इक्वल नहीं बता सकते। C1 बार नॉट इक्वल टू C2 बार, ठीक है। हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं क्या, C1 बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C2 बार का मैग्नीट्यूड, ये बात बिल्कुल हम बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड आ जाता है तो सिर्फ हम ए बी साइन थीटा को देखेंगे, कैप वाले को देखने की जरूरत है नहीं, सही है। तो ये क्या बोलता है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल भी कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन जब हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आप वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे भी लो, ए बार क्रॉस बी बार लो या बी बार क्रॉस ए बार लो, आपका मैग्नीट्यूड दोनों टाइप पे सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। जो दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीसरी क्वांटिटी जो मिलेगी वो वेक्टर मिलेगी, तीसरी क्वांटिटी जो होगी वो होगी आपकी दोनों वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर, ओके। और उसके बाद में परपेंडिकुलर तो है लेकिन उसकी प्रॉपर डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू बोलता है हमको कि पहले वेक्टर से लेकर दूसरे वेक्टर तक जाओ, आपका स्क्रू ऐसे रोटेट करो, अगर स्क्रू अगर बाहर आता है या ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अंदर जाता है, किधर भी जा रहा हो, जिस दिशा में स्क्रू एडवांस होगा उस डायरेक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, हमारे तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन और उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सही है। चलो अभी हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। दोस्तों डेफिनेशन पता चल गई हमको, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये एकदम सिंपल, ए बार है उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा किसके साथ में, बी बार प्लस सी बार के साथ में, तो ये क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए बार का पहले बी बार के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करो और बाद में ए बार का सी बार के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करो। उतना करते वक्त ध्यान में रखना कि उल्टा सुल्टा मत लिख देना, सही है। ए बार क्रॉस सी बार लिखा भी चलेगा, सी बार क्रॉस ए बार लिखा तो भी चलेगा, ऐसी बात आप वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं कर सकते हो। ए बार क्रॉस सी बार हो रहा है ना, तो ए बार क्रॉस सी बार ही लिखना, उल्टा मत लिखना। तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आपका आगे की प्रॉपर्टी है जो है केसेस पे। मान लो टू वेक्टर्स जो है ना वो क्या है, पहली बात पैरेलल है। पैरेलल जब होते हैं तो ये सिंपल है, थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 0 डिग्री, सही है। 0 डिग्री होने के कारण क्या हो जाएगा, मान लो दो वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, सही है। तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, कितना आएगा 0। लेकिन अभी ठीक से ध्यान देना,
ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, लेकिन जैसे ही हम ये मॉड हटा देंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे कोई एक यूनिट वेक्टर लग जाएगा एन कैप। मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन एन कैप तो एज इट इज है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं मॉड हटा देता हूँ मुझे डायरेक्शन लगानी पड़ती है, सही है। तो मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन वेक्टर तो है, कुछ तो डायरेक्शन होगी उसको। हमने जीरो वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ा है, तो इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, थीटा 0 होने के कारण मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जीरो वेक्टर, सही है। सेकंड, हाँ अभी और एक बात समझ लो, हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं, सही है। आई कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस के अलावा, जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1। अगर इसी केस में मैं अगर ऐसा करता हूं, आई बार क्रॉस आई बार, आई कैप सॉरी, तो एक वेक्टर और वापस वही वेक्टर, एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आई कैप क्रॉस आई कैप भी क्या आएगा? आई कैप जो आई कैप क्रॉस आई कैप होगा वो भी होगा जीरो वेक्टर। क्या होगा? जीरो, क्योंकि इसमें दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल है जीरो, क्योंकि ये जो दो है वो सेम ही है। ये वेक्टर खुद को क्या होता है? हमेशा पैरेलल, पैरेलल है तो थीटा 0 डाल देना, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से क्या होगा? उसी तरह से होगा जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ये वाली प्रॉपर्टी हमें हमेशा लगेगी, हमेशा लगेगी। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी देखी थी, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये वाली प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी। डिफरेंस समझते चलो, कंपैरिजन में पढ़ना है इसको। डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0, सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड लेते हैं एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स क्या हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में सिंपल है, थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 180, इसमें डाल दो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस ए बी साइन 180 वापस 0, लेकिन वेक्टर तो रहेगा, तो कितना आएगा आंसर? 0 वेक्टर, ठीक है। तो दो वेक्टर चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा आएगा 0 वेक्टर, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है या फिर थर्ड केस आ जाता है जब दो वेक्टर्स क्या हो? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। जैसे ही परपेंडिकुलर बोलूंगा मैं, थीटा क्या होता है? थीटा 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री वाला चलो फॉर्मूला लगाओ, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन 90 और वापस क्या लगेगा? यूनिट वेक्टर लगेगा। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू कितना आएगा? ए बी। क्यों ए बी आएगा? क्योंकि साइन 90 डिग्री होता है 1, तो ए बी इंटू 1 होगा, ए बी इंटू एन बी। अभी ढंग से समझना इसको। जो थर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ए बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए बी, लेकिन ये एन कैप है, ठीक है। ये हमको मिला है थर्ड वेक्टर, और हमको मालूम है थर्ड वेक्टर जो होगा हमेशा इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ए बार को भी परपेंडिकुलर और बी बार को भी परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी क्या था? ये जो जीरो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होगी ए बार को भी परपेंडिकुलर, बी बार को भी। यहाँ पे भी क्या होगा? जो जीरो वेक्टर आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी? ए बार को भी परपेंडिकुलर, बी बार को भी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और लग रहा, सही है। तो डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखना। इस पे JEE नीट पे क्वेश्चंस आते ही है कि उनका डायरेक्शन हमें नहीं दिया होता है, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो आता है उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली। यही रूल हमें यूज करना है कि अगर मैंने एक आई कैप लिया और दूसरा जे कैप लिया, सही है, तो क्या होगा? हाँ, और बाद में मैंने जे कैप लिया और के कैप लिया, तो क्या होगा? के कैप लिया और आई कैप लिया तो क्या होगा? तो इसको है ना
थोड़ा एक तरीका है ध्यान में रखने का, ठीक है। डॉट में क्या होता था, डॉट में आई डॉट जे करो या फिर जे डॉट के करो या फिर के डॉट आई करो, ये होता था 0। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में वैसा नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक सर्कल ध्यान में रखना है, इधर मैं लिखूंगा आई, इधर मैं लिखूंगा जे और इधर मैं लिखूंगा के, सही है। कुछ नहीं, ऐसा भी कर सकते हो आप। और एरो की तरफ ध्यान देना, अगर मैं सीधा सीधा जा रहा हूं तो प्लस प्लस लिखते जाना। मान लो आई है एक्स एक्सिस, जे है वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। आने वाला हमारा थर्ड वेक्टर जो होगा इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो आने वाला थर्ड वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर चाहिए। दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर है के क्या। लेकिन अभी पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला वो कैसे ढूंढना, तो इस सर्कल से ढूंढना। पहला है आई, आई से लेके एरो की डायरेक्शन में जे जा रहे हो ना, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, थर्ड वेक्टर। और थर्ड वेक्टर क्या लेना था, पॉजिटिव। अगर जब आप एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो तब, अभी यहाँ पे एरो की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव। बाद में जे क्रॉस के, तो ये जे क्रॉस के है, एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड वेक्टर मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर से के और आई, सही है, पॉजिटिव सॉरी एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देगा, इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे थर्ड वेक्टर देगा, तो के क्रॉस आई क्या मिलेगा मुझे, जे क्या। चलो ये सब पॉजिटिव मिला। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं के क्रॉस जे, अभी के क्रॉस जे जब करता हूं मैं तो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे थर्ड मिलना चाहिए आई क्या। ये तो फिक्स है, सही है, क्योंकि जेड एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव अभी डिसाइड करते हैं, कैसा, के ये है और जे ये है। देखो एरो के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो इसको माइनस देना, सही है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, आप अगर आई कैप क्रॉस के कैप यूज करते हो तो आई क्रॉस के, एरो के उल्टे जा रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा तीसरा, ये तो तय है, जे कैप तो मिलना ही है, लेकिन वो क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि एरो के अपोजिट जा रहे हैं, ये एरो के अपोजिट। उसी तरह से और क्या हो सकता है, के जे हो गया और ये हो सकता है जे क्रॉस आई हो सकता है, जे क्रॉस आई, एरो ऐसा है मैं ऐसा उल्टा गया जे से लेके आई तक, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के क्या। ये ध्यान में रखना सर, सही है। ये जो है ये बहुत लगते हैं हमको, डॉट प्रोडक्ट में ये लगता है हमको बहुत बार, सही है, ये दोनों चीजें, और क्रॉस प्रोडक्ट में ये पूरा लगता है, ये और ये, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो जीरो वेक्टर, एंटी पैरेलल होंगे तो भी जीरो वेक्टर, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस तरह से उसका सिनेरियो रहेगा, वो हमको जरूर लगेगा, बहुत लगेगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी देख चुके हैं फिर भी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ। मान लो एक वेक्टर है पी बार, सही है, उस पी बार का खुद ही के साथ में ये कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, P इंटू पी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, सही है। दो वेक्टर, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, दोनों के बीच में ये लिखूंगा। अभी मान लो ये वेक्टर है, सही है, हॉरिजॉन्टल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इसका इसी के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इसका इसी के साथ में एंगल कितना होगा, इसका इसी के साथ में एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि अभी पीछे ही देखा हमने एवरी वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। तो पी बार इज पैरेलल टू पी बार, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 साइन 0 एन क्या, ये हो जाएगा 0 एन क्या, बस हो गया। फिर जब एक कोई वेक्टर खुद से ही उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर का अभी ये पता चल जाना चाहिए, जो 0 वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों को परपेंडिकुलर, दोनों को क्या एक ही है तो इसको परपेंडिकुलर, सही है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, करना जरूरी था, ठीक है। अभी हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
ये वाला जो प्रॉपर्टी है हमको हेल्प करेगा कि दो वेक्टर अगर हमको दिए रहेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अभी क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना मतलब क्या करना, अगर दो वेक्टर हमें दिए हैं तो उन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे ढूंढ सकते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमको मालूम है जब हमें कोई दो वेक्टर दिए रहेंगे तो जब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद तीसरा मिलता है, तीसरा क्या होगा, दोनों को परपेंडिकुलर। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि दो वेक्टर है आपके पास, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो आपको एक ही चीज करनी है, उन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सही है, तीसरा वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों को। चलिए वो कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। देखना, मान लो एक पी बार दिया है, पी एक्स क्या, क्यू जेड क्या, और बोला तुमको चलो पी बार क्रॉस क्यू बार निकालो। ठीक है, पहले हम उसका लेंदी मेथड देखते हैं, देख ही लेते हैं, और उसके बाद में उसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। चलिए पहले पी बार लिख लेता हूँ। शुरू में क्या करेंगे, पी एक्स आई को मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, हाँ, और क्रॉस साइन है, ठीक है, क्रॉस। ये क्यू बार पूरा का पूरा फिर से क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप, उसके बाद में प्लस पी वाई जे कैप की बारी, क्रॉस, वापस पूरा लिखो क्यू क्यू जेड के कैप, लास्ट में किसकी बारी, प्लस पी जेड के कैप की बारी, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, वापस पूरा का पूरा क्यू उठाता हूं मैं, क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व करने में एक स्टेप में काम करता हूँ, आप ढंग से देखना। ये पी एक्स है और क्यू एक्स है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन आई क्रॉस आई जीरो होता है, आई क्रॉस आई कितना होता है, जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो होने की वजह से पी एक्स क्यू एक्स हट गया, पूरा हट गया। अभी किसकी बारी, पी एक्स क्यू वाई, तो पी एक्स क्यू वाई ब्रैकेट में क्या आएगा, आई बार सॉरी आई कैप क्रॉस जे कैप, वेक्टर वेक्टर भी करेंगे ना मल्टीप्लाई, आई और जे का, प्लस वापस पी एक्स का किसके साथ, क्यू जेड के साथ, पी एक्स क्यू जेड आई कैप के कैप, आई कैप के कैप। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। पी वाई क्यू एक्स और वेक्टर वेक्टर जे और आई, जे क्या, आई क्या, प्लस अभी देखना पी वाई क्यू वाई चलो मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन बाद में जे बार क्रॉस जे बार या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप, किसी वेक्टर का खुद ही के साथ में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। तो पी वाई क्यू वाई तो लिख भी लेंगे, लेकिन जे कैप क्या हो जाएगा, जीरो। तो नहीं लिखते हैं अपन, डायरेक्ट में लिखता हूँ पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड, जे और के, जे कैप क्रॉस के कैप। तो देखना आगे क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू जेड तो हो गया, ये बाकी है अपना पी जेड का, सही है, प्लस पी जेड क्यू एक्स और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, सही है। उसके बाद में पी जेड क्यू वाई, पी जेड क्यू वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे। अभी फाइनली पी जेड क्यू जेड तो लिख भी लूं मैं, ठीक है, लेकिन के बार सॉरी के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप में कितना होता है, जीरो होता है, तो वो जीरो हो जाएगा, फिर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके आगे भी मैं नीचे लिखता हूं, देखना अभी क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यू वाई तो चलो लिख लिया। अभी आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे सीधा सीधा जा रहे हैं एरो के डायरेक्शन में, तो उनका आंसर आता है के, तो यहाँ पे मैं लिख दूं के क्या, अभी प्लस पी एक्स क्यू जेड तो चलो लिख दिया, लेकिन जैसे ही आई क्रॉस के करूंगा मैं, देखो आई क्रॉस के मतलब मैं उल्टा जा रहा हूँ, एरो के डायरेक्शन के उल्टा जा रहा हूँ, तो जे कैप तो मिलेगा मुझे, लेकिन अगर उल्टा जा रहा हूँ तो माइनस मिलेगा, तो माइनस जे कैप की वजह से मैं इधर का माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जे कैप, सही है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे पी वाई क्यू एक्स में लिख देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं जे कैप क्रॉस आई कैप, जे से लेके उल्टा जा रहा हूँ, देखो मैं ऐसा उल्टा जा रहा हूँ, जे से लेके आई कैप, अगर मैं उल्टा जाता हूँ तो थर्ड वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, माइनस, तो यहाँ पे फिर से मैं माइनस हटा देता हूँ, सॉरी प्लस हटा के माइनस कर देता हूँ, और के क्या कहाँ तक आए, यहाँ तक।
अब ये पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के देखो सीधा सीधा जा रहे हैं एरो की डायरेक्शन में। तो थर्ड मुझे क्या था पॉजिटिव था, उसको लिख देता हूँ मैं आई क्या। अभी इधर का भी उधर आगे लिखता हूँ मैं, प्लस पी जेड क्यू एक्स लिखता हूँ। लेकिन जब मैं के कैप क्रॉस आई क्या, सही है, एरो की डायरेक्शन में के कैप क्रॉस आई कैप, एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो तीसरा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, तो इसको जे कैप लिख देते हैं। चलो हो गया। बाद में ये पी जेड प्लस सॉरी पी जेड क्यू वाई के क्रॉस जे। अभी जैसे ही मैं के क्रॉस जे करता हूँ, के क्रॉस जे की वजह से देखो अभी मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो तीसरा वेक्टर आंसर है मालूम है, लेकिन वो माइनस आएगा, तो ये माइनस और क्या था के जे ना, तो थर्ड वेक्टर कौन सा बचा आ गया। तो इस तरह से सही है। तो मुझे ऊपर का थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ऊपर लिखता हूँ मैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। ऊपर का रफ करता हूँ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आई जो है वो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आई कैप, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट का अंदर का लिख देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है ए बार क्रॉस बी बार, या फिर क्या है पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल आई कैप में देखना, ठीक है। पहले प्लस वाला लेता हूँ, प्लस वाला किधर है, पी वाई क्यू जेड, उसके बाद माइनस है पी जेड क्यू वाई, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप में पहले प्लस वाला किधर गया, ये रहा पी जेड क्यू एक्स, उसके बाद में सॉरी मेरा माइक छूट गया। चलिए यहाँ पे क्या है पी जेड क्यू एक्स, जे कैप का पॉजिटिव लिख लिया। अभी निगेटिव लिखता हूँ, माइनस पी एक्स क्यू जेड, ओके, ठीक है। प्लस के कैप कॉमन निकाल लेता हूँ, के कैप में जैसे ही कॉमन निकालूंगा पहले पॉजिटिव वाला लिखता हूँ मैं, पी एक्स क्यू वाई माइनस किधर गया, माइनस पी वाई क्यू एक्स, सही है। तो इतना देखो हम इतना कर रहे हैं और उसके बाद में इतना बड़ा फॉर्मूला आ रहा है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या। तो इसको शॉर्ट में ढूंढने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट का यूज करने के बाद इसको नीचे भी हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसा करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर पहले मैं इसको लिखता हूँ, चलो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई ब्रैकेट के बाद आई कैप, ठीक है। या फिर मैं आई कैप है ना इधर लिखता हूँ, और मैं ना यहाँ पे देखो क्या कर देता हूँ, प्लस जे है ना मैं माइनस जे लिख देता हूँ। माइनस जे लिखने की वजह से क्या होगा, इसको इधर लाना पड़ेगा पी एक्स क्यू जेड और इसको उधर पी जेड क्यू एक्स, और के कैप को एज रखते थे, चलो पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। अभी फिर भी ये फॉर्मूला बड़ा ही है, तो हम कुछ इसको रिप्रेजेंटेशन का यूज करके लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। देखो हम पी बार क्रॉस क्यू बार ना इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई जे के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पी बार के कोएफिशिएंट है ना वो लिखते हैं, आई और जे के और के पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड कोएफिशिएंट लिखते हैं। उसके बाद में उसी सेम तरीके से हम करेंगे क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड आई जे के कोएफिशिएंट्स। और डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। डिटर्मिनेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हम क्या करते हैं, पहले का रो और कॉलम डाल देते हैं इस तरह से, आई कैप उठा रहे तो, और इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस वगैरह, तो पी वाई क्यू जेड कंपल्सरी माइनस पी जेड क्यू वाई। देखो तो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आ गया। उसके बाद में हमको मालूम है इसको उठाते वक्त कंपल्सरी माइनस उठाते हैं, सेकंड वाले को कैसे उठाते हैं, माइनस उठाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका रो और उसका कॉलम रख देंगे, बाकी इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रो रख गया तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसका पी एक्स क्यू जेड कंपल्सरी माइनस पी जेड क्यू एक्स, वही है क्या, देखो पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, सही है। लास्ट वाला कंपल्सरी पॉजिटिव उठाते हैं, मतलब उसका साइन चेंज नहीं करते हैं, तो लास्ट वाले का रो और कॉलम भी रख दिया। अभी इनमें क्रॉस करो, इनमें पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स,
वही है क्या, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। तो दोस्तों इतना बड़ा फॉर्मूला ध्यान में रखने से अच्छा है हम क्या सोचे, हम उसको जब दो वेक्टर्स हमें दिए हैं उसको यूज कर, किसका यूज करके सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व करो। क्या करना है, सिर्फ पहले रो में आई जे के रखना है, दूसरे रो में पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट्स डाल दो और दूसरे रो थर्ड रो में दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट्स डाल दो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आता ही है हमें, ठीक है। तो ये थी हमारी बड़ी वाली प्रॉपर्टी, बहुत जगह पे यूज होगी, क्या ज्यादा यूज होगा ये ध्यान में नहीं रखा चलेगा, ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो आगे हम जैसे ही जाएंगे ना, हम एक वर्ड एक लाइन बार बार बोलेंगे, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी एरिया सच में वेक्टर क्वांटिटी है या उसको हमको एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ऐसा अज्यूम करना पड़ता है, और जैसे जैसे आप 12th में आगे जाओगे आपको वैसे वैसे पता चलते जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना ध्यान दो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मान लो, ठीक है। फिलहाल के वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, तो वो एक प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी, वो क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें दो वेक्टर्स जो है वो दो वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को। मतलब क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है, सही है, तो ये अगर वेक्टर है पहला, इसको मैं ए बार बोल दूं, दूसरा वेक्टर है बी बार बोल दूं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ये दो वेक्टर है, सही है। तो इन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेयर ए बार और बी बार क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार और बी बार रिप्रेजेंट करेंगे उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को, सही है। इसको नाम देते थे ए बी सी डी, सही है, या फिर ऐसा नाम देते हैं ओ ए, इसको बी और इसको रहने देते सी। ये इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा। अभी प्रूव कैसे करा जाता है, तो हमको मालूम है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट। चलो हाइट नहीं मालूम तो हाइट डाल दो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, ये रहे, इधर नाम दे दो डी, सही है। तो बेस क्या है आपका ओ ए, हाइट क्या है आपका बी डी, इसको हाइट बोलते हैं, सही है इतना। तो ओ ए को ढंग से देखो, ओ ए का लेंथ, अभी ना फर्स्ट लेक्चर में जाओ वेक्टर में, ओ ए जो है ओ ए का लेंथ मतलब क्या, ए बार का मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ओ ए मतलब क्या, इतनी लेंथ मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड, ए बार का मैग्नीट्यूड है ये। अभी बी डी मतलब क्या है, एच, बी डी मतलब क्या है एच, एच को ढूंढते हैं। मान लो ए बार और बी बार के बीच का एंगल है थीटा, ए बार और बी बार के बीच का एंगल है थीटा। तो इस ट्रायंगल में ओ बी डी में, इन ट्रायंगल ओ बी डी साइन थीटा अगर देखोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट हाइट कौन है एच, और हाइपोटेनस आपको से अगर 90 है तो बी बार का मैग्नीट्यूड बी लिखेंगे, ठीक है। ये जो लेंथ है ओ बी, उसका लेंथ मतलब क्या, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड बी, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया एच अपॉन बी, देयरफॉर एच इज इक्वल टू ये बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन थीटा, एच की जगह पे डाल देते हैं एच की जगह पे डाल दिया हमने ए बी साइन थीटा। तो ये एरिया, अगर इसको ढंग से देखा तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा इज द, देखो ए बार क्रॉस बी बार जब हम करते हैं हमें मिलता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो ए बी साइन थीटा क्या है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो बस ये एक फॉर्मूला आपको बता देता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, जो दो वेक्टर्स को हम यूज करेंगे उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने के, वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सही है। तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, कोई ज्यादा अच्छा यूज भी नहीं है उसका, हम देखेंगे हमें सिर्फ
जो पिछली प्रॉपर्टी है उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।